चक्कर में तुम खुद को भूल मत जाना, इस हार के चक्कर में, क्योंकि तुम अकेले ही काफी हो इन सब की टक्कर में, तुम अकेले ही काफी हो इन सब के टक्कर में। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकार और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने क्लास 10th में जब मैं थी, मैंने अपने मैथ्स में मार्क्स को इंक्रीज किए थे। मैथ्स का क्या आप भी मुझे ये बताओ, क्या आप भी रात में सोते हुए जाग जाते हो? क्या आपको भी रात में मैथ्स का भूत सताता है? क्योंकि जब मैं क्लास 10th में थी, मुझे वो जो एंगल वाले क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं करते, फाइंड द एंगल, ऐसे क्वेश्चंस मेरे सपने में आने लग गए थे और वो क्वेश्चंस मुझे इवन याद रह जाते थे। जब मेरी नींद खुलती थी तो मुझे वो सपने वाले क्वेश्चन याद रह जाते थे और जब मैं अपने फ्रेंड से ना वो क्वेश्चन बताती थी तो उनके आंसर भी निकल आते थे, वो सही क्वेश्चन निकलते थे और इतना हम लोग हंसा करते थे कि कैसे तेरे सपने में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं मैथ्स में, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं क्लास 8 से बहुत ज़्यादा वीक थी मैथ्स में। क्लास 6 7 तक तो सब बच्चे यार इंटेलिजेंट ही रहते हैं। जो लेवल थोड़ा सा मैथ्स लोगों की कहाँ से कमज़ोर होनी स्टार्ट होती है, वो क्लास 7th 8th होती है। वहाँ से अगर बच्चे बेसिक चीज़ों पे ध्यान देने लग जाते हैं तो उनकी मैथ्स कमज़ोर नहीं होती है। बट अब तो आपकी मैं मानती हूँ कि हो सकता है अब आपकी मैथ्स कमज़ोर हो चुकी है, वीक हो चुकी है। तो मैंने कैसे अपने प्री बोर्ड में, जब मैं एक बात बताती हूँ, जब मैं क्लास 10th में प्री बोर्ड दे रही थी, प्री बोर्ड नहीं सॉरी हाफ ईयरली एग्जाम दे रही थी। हाँ, हाफ ईयरली एग्जाम, मुझे मार्क्स याद है। हाफ ईयरली एग्जाम जब मैं दे रही थी, हाफ ईयरली हमारा जनरली टीचर्स डे के बाद होता था, मतलब कि सितंबर के लास्ट में हमारा हाफ ईयरली एग्जाम होता था। हाफ ईयरली एग्जाम में लगभग 6-7 चैप्टर आते थे यार, है ना। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने हाफ ईयरली एग्जाम में 31 मार्क्स स्कोर किए थे। इवन हमारे स्कूल में क्या सिस्टम था कि हमें वो कॉपी भी दे दी जाती थी, तो वो कॉपी मेरे पास रखी है। अगर कभी पॉसिबल हुआ तो मैं उस कॉपी को सच में निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मेरी कॉपी थी। मतलब हर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी, बट सही कोई भी क्वेश्चन नहीं था और 80 में से जस्ट पासिंग मार्क्स जो हमारे 27 होते हैं, तो उसको मैंने क्रॉस किया था। मैंने 31 मार्क्स स्कोर किए थे। ये थी मेरी जर्नी। अब बात आई कि हाफ ईयरली के मार्क्स तो हमें पता चल गए। अब आपने दीदी मैम ने कितने मार्क्स स्कोर किए थे फाइनल एग्जाम में, तो वो मेरे मार्क्स 86 थे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं था, मैं मानती हूँ, क्योंकि आजकल तो लोग 100 में 100 ला रहे हैं और मेरी भी बैचमेट्स ने काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। बट एज अ एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी मैथ्स नहीं बनती थी, तो मैंने कैसे अपने मार्क्स को यहाँ तक घसीट के, इतना मेहनत करके यहाँ तक मैं कैसे इस 86 मार्क्स को ला पाई थी। जब मेरा रिजल्ट आया था, मैं कहीं ना कहीं अपने मैथ्स के मार्क्स से सेटिस्फाइड थी कि यार मैं तो बचपन से SST वगैरह में तो बचपन से मतलब अच्छी थी, बट मैथ्स में जिसमें अच्छी नहीं थी उसमें भी मैंने 86 मार्क्स स्कोर किए थे। और ये मार्क्स मैंने कैसे स्कोर किए थे, देखो हाफ ईयरली में मेरी क्या मिस्टेक थी और वो मिस्टेक्स को मैंने कैसे करेक्ट किया था जब मैं क्लास 10th में थी। आज आपको मैं बिल्कुल बेसिक सी, आपको यही लगेगा कि एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, बट जो मैंने सच में फॉलो किया था मैं आपको वही बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको अपना छोटा भाई बहन मान रही हूँ और आप भी मुझे अपनी बड़ी बहन बड़ी दीदी मानो। और ये सब चीज़ों को ना समझ के अप्लाई करोगे ना तो ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। जब मैं हाफ ईयरली में थी तो मैं क्या करती थी कि ना RD शर्मा के भी क्वेश्चन, RD शर्मा बुक लेके बैठ जाती थी और उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मन नहीं भाई, मुझे तो पूरा करना है, मैं ये कोशिश करती थी। और जब मैंने हाफ ईयरली में RD शर्मा को पूरे करने की कोशिश की थी तो मेरा सिर्फ एक आध ही चैप्टर, शुरू के 2-3 चैप्टर ही मेरे हो पाए थे और मेरे हाफ ईयरली एग्जाम आ गए थे। और यही मिस्टेक्स को मैंने करेक्ट किया था अपनी क्लास 12th में। जब मैं स्टार्टिंग से 12th स्टार्ट कर रही थी तो मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था कि मैंने कैसे NCERT और वर्सेस करके एक RD शर्मा, ये टाइटल में आपको मिल जाएगा, NCERT वर्सेस RD शर्मा, कैसे NCERT और RD शर्मा से दोनों को साथ में लेकर के कैसे पढ़ाई कर रहे। क्योंकि देखो आपको मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देती हूँ, वैसे आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो। देखो NCERT के हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैंने यही चीज़ की थी। हाफ ईयरली के बाद से मैं ये मान लिया था मैंने मैथ्स में कि मैंने अभी तक मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि 31 मार्क्स तो कुछ होते नहीं है ना, तो मैंने मान लिया था कि मैथ्स में मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग से स्टार्ट कैसे किया था मैं NCERT के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व
करते हुए आगे बढ़ती थी और एनसीईआरटी में इतना इनफ हो जाता था मेरा कि मुझे कम से कम फॉर्मूले वगैरह याद हो जाते थे, कौन से फॉर्मूले किस टाइप के क्वेश्चन में लगते थे ये मैंने समझ लिया था एनसीईआरटी से। इसके बाद आती थी आर डी शर्मा की बात। तो मैंने आर डी शर्मा को, मैं ये सच में बोलूँगी कि मैंने पूरी आर डी शर्मा को सॉल्व किया था। ये धोखे में मैं आपको नहीं रखना चाहती कि मैंने एनसीईआरटी को बिना एनसीईआरटी के साथ बस मार्क्स स्कोर किए थे, बट ये था कि मैंने आर डी शर्मा के अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। तो वो जो पेपर तो एनसीईआरटी से ही आया था, ये तो सच बात है कि बोर्ड का एग्जाम का पेपर एनसीईआरटी से बन के आता है, तो एनसीईआरटी से पेपर आया था, बट मैंने आर डी शर्मा सॉल्व की थी, इसीलिए मैं उन क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व कर पाई थी। बट मैंने आर डी शर्मा को कैसे सॉल्व किया था, मैं उनके वो क्वेश्चंस को करती थी जिनके बगल में सीबीएसई 2016, 2008 में आया है, 2011 में आया है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आर डी शर्मा में भी वो क्वेश्चन सॉल्व करती थी जिनके सामने या तो इम्पॉर्टेंट लिखा होता था, या तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा होता था, या तो फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और मैं ऐसे ही रैंडम कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाती चलती थी। और मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर के प्रैक्टिस नहीं किए थे। अगर मैं बोल दूँ कि मैंने पूरी आर डी शर्मा सॉल्व की थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आर डी शर्मा के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मतलब हर चैप्टर के कुछ 15-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे पन्ने पलटाती रहती थी, जहाँ पे सीबीएसई वगैरह दिख गया उसको मैं सॉल्व करती चलती थी। अगर आप ये और डिटेल में जानना चाहते हो तो उस वीडियो को आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो। देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या बताया, हाफ ईयरली के बाद से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया था। अभी भी आप सब लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हो, आपके पास टाइम नहीं है, मेरी बात मानो, आप अगर स्टार्ट कर दोगे ये चीज़ें करना तो डेफिनेटली आप करते चले जाओगे और आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने फिर से सितंबर के बाद, बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना रहता है, बट मैंने सितंबर के बाद स्टार्ट किया था फिर से मैथ्स को करना। अब एनसीईआरटी सॉल्व करते चल रहे थे, ठीक है, और स्पीड में सॉल्व करते थे यार, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को बिल्कुल वो करते थे, मतलब जो क्वेश्चन दिख जाता था, आर डी शर्मा से जो क्वेश्चन दिख जाता था कि ये आएगा, मैंने वो चीज़ों करना स्टार्ट किया था। ठीक है, देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 4 मंथ में मैंने ये कोशिश की थी कि मैं अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ। रियलिटी बता रही हूँ, 4 महीना बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने तो इवन क्लास 12th में भी 4 महीने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को पढ़ा था, क्योंकि स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा वो हो जाता है, कितना भी जोश हाई हो बीच में वो कम होता है। स्टार्टिंग में हमारे साथ क्या होता है ना, हमारा पढ़ने का जोश बहुत ज़्यादा हाई रहता है, फिर वो बीच में लो जाता है, फिर वो एग्जाम के टाइम में हाई होता है। तो 4 महीने बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने जब कंप्लीट किया था, मेरे जैसी गधी लड़की अगर ये कर सकती थी तो तुम तो यार कर ही सकते हो, ठीक है, कर ही सकते हो। मैंने जब मैं इस लेवल के इतना नीचे मेरी गई गुजरी हालत थी, तब भी मैंने क्लास 10th में 88% स्कोर कर लिया था। तब तो आप 95 प्लस के सपने देख सकते हो। जब मेरी जैसी लड़की अगर 88 के सपने 90 के सपने देख रहे थे, आया 88 था, 88 मेरे जैसी लड़की जब 88 स्कोर कर सकती है तो आप तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हो। देखो 4 महीने मुझे लगे थे मैथ्स को कंप्लीट करने में, ठीक है, आर डी शर्मा के साथ साथ एनसीईआरटी, दोनों बुक की मैं बात कर रही हूँ। कोई एनसीईआरटी बस मैंने सॉल्व नहीं की थी 4 महीने में, मैंने आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब जनवरी से मैंने क्या किया था, वो फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा जिसकी वजह से मैंने अच्छे मार्क्स को स्कोर किया था। देखो एनसीईआरटी, आर डी शर्मा सब अच्छे कर लेते हैं, बट बच्चों से अभी भी ना क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, क्योंकि देखो जब हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का सॉल्व करते हैं। लेकिन मैंने जनवरी से क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 15 सैंपल पेपर की अरिहंत की बुक आती है, तो वो मैंने परचेज कर ली थी। आप ओसवाल की ले सकते हो, क्योंकि ओसवाल भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मेरी काफ़ी फ्रेंड ने ओसवाल की प्रीफर की थी और मैंने उस टाइम पे अरिहंत की ले ली थी, मुझे नहीं थी जानकारी। आप अरिहंत, ओसवाल किसी भी कोई भी बुक ले लो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने वो 15 जो सैंपल पेपर आते हैं वो वाली बुक ले ली थी। और मैंने जनवरी से क्या किया था कि प्रॉपर 3 घंटे की सेटिंग में मैं बैठ के वो क्वेश्चन पेपर को डेली सॉल्व करती थी, ठीक है। और वो 15 डेज में, आप मान रहे हो ना, मैंने 1 जनवरी से अगर स्टार्ट किया था 15 डेज, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करती थी कि मैं 3 घंटे, और मैं 3 घंटे उसी टाइम पे बैठती थी, क्योंकि हम जनवरी में स्कूल जाना बंद कर दिए थे हम तो। और आप जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे पास देखो टाइम कम बच रहा था और मुझे अपने आप पे फोकस करना था कि
मैं किस पॉइंट पे वीक हूँ और मुझे उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना था। तो मैं क्या करती थी ना कि जैसे हमारा पेपर, हमारी जो पेपर की टाइमिंग थी, राइटिंग टाइम था, वो हमारा 10 बजे से स्टार्ट था। तो मैं घर पे भी उसी टाइम पे बैठती थी। 10 बजे मैं अपनी टेबल पे बैठती थी, बिल्कुल बेड पे नहीं बैठती थी। मैं ये मान के चलती थी कि मेरा अभी एग्ज़ाम हो रहा है और मैं अपनी टेबल पे प्रॉपरली अपना पेन पेंसिल पानी लेके सब कुछ बैठती थी और 3 घंटे में मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करती थी। और मैं 3 घंटे की ही सिटिंग में उठती थी। जैसे अपन हो जाता है ना कि 2 घंटे में इतना पेपर बन रहा है तो इतना सॉल्व कर लेते हैं, मैं नहीं, ऐसा नहीं करती थी। मैं ये सोचती थी कि आज मेरा फाइनल एग्जाम हो रहा है और कोई क्वेश्चन नहीं भी बनता था ना तो मैं फिर भी उसमें कुछ कुछ लिखने की कोशिश करती थी कि इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया और मुझसे नहीं बनेगा तो मैं इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, क्या तरीके मैं अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में। तो मैं वही चीज़ें करती थी कि वहाँ पे कुछ कुछ लिखती थी कि शायद गिव एंड डेट ये वो, और काफ़ी बार ऐसा होता था कि आधा सॉल्यूशन मेरा आ जाता था। तो यही चीज़ें हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर मैं कहूँ तो मेरा आधा 80% तो जो हमारा बेनिफिट हमें मिला था वो क्वेश्चन बैंक से ही मिला था। तो आप क्या करो, अगर आपके पास अभी भी, अगर आप बहुत पहले ये वीडियो देख रहे हो, मैं तो बहुत देरी से जागी थी, अगर आप अभी देख रहे हो तो मैंने क्लास 12th में क्या किया था कि ना मैंने वो जो हमारे वो होते हैं ना चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर, मैंने चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर 12th में स्टार्टिंग से परचेज कर लिए थे और मैं हर चैप्टर को जब कंप्लीट करती चलती थी तो मैं वो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है ना, तो चैप्टर वाइज मैं उसे सॉल्व करती थी। तो आप अगर आपके पास अभी ये टाइम है तो आप वो चैप्टर वाइज भी जो बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, वो भी आप परचेज कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया कि मैंने क्लास 10th में कैसे अपने मार्क्स को 31 से 86 तक स्कोर किया था। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया तामकार, एंड थैंक यू फॉर गिविंग me your such precious time for listening me, and don't forget to share this video with your friends. Thank you so much.